हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करेंगे उनका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है उनको। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो क्विकली कंफर्म कर दें सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। तो आज का हमारा डिस्कशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर होगा, जो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल डी है, उसके चैप्टर 29 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ये चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट्स का चैप्टर। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया? इंडिया में जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसका क्लासिफिकेशन क्या है? लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, या लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो क्लासिफिकेशन क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का? क्वेश्चन नंबर 1, सभी ऑप्शंस को इवेल्युएट करें। तो क्या आंसर हमारा बनता है? सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो हमारा आंसर यहां पे बनता है बी। एक तरफ लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरी तरफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस है बिजनेस। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो ये ऑप्शन ऑप्शंस हैं, तो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करिए। क्वेश्चन नंबर 2, mechanism of pooling resources for investing in a real estate, mechanism for pooling resources to invest in stocks, mechanism of pooling resources for investing in securities according to the objectives and disclosed in the offer document, या mechanism for pooling resources for providing loans to individuals and businesses। तो म्यूचुअल फंड इनमें से हम किसके साथ बेस्ट वे में रिलेट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, सो क्या आंसर बनता है फॉर क्वेश्चन नंबर 2? म्यूचुअल फंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसका जो आंसर हमारा बनेगा दैट इज सी। सो ये एक मैकेनिज्म है जिसमें रिसोर्सेज को पूल किया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कहाँ इन्वेस्टमेंट? सिक्योरिटीज के अंदर। ये डेट सिक्योरिटीज भी हो सकते हैं, इक्विटी सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। और ये इन्वेस्टमेंट के रूल क्या होंगे? जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे म्यूचुअल फंड के, जिनको ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज भी किया जाएगा। क्वेश्चन 3, हु रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक, सेबी, एएमएफआई या आईआरडीएआई। तो रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स को कौन करता है? सो क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? सो आंसर हियर इज सेबी। सो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कैपिटल मार्केट का पार्ट है और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। Why may individuals not be able to access equity and other markets with ease and efficiency? जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं वो इक्विटी या दूसरे मार्केट्स को क्यों एक्सेस नहीं कर पाते आसानी से और एफिशिएंटली? बिकॉज मार्केट्स आर टू स्मॉल, because markets are too complex, because markets are not regulated, because markets are not open to individuals। तो इंडिविजुअल्स जो हैं
हम और आप, सो हम इक्विटी और अदर मार्केट्स को एक्सेस नहीं कर पाते ईज और एफिशिएंसी के साथ। बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट्स एंड एट द सेम टाइम जो मार्केट्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स मार्केट्स हैं, बिकॉज मार्केट्स आर टू कॉम्प्लेक्स। सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड? तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है लेकिन एक डिफरेंट एंगल से। तो देखें इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट बनता है। ट्रस्ट विच कलेक्ट्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, bank account which offers high interest rates, loan taken by individual to invest in market, or type of insurance policy. So what is mutual fund? Mutual fund क्या है? So म्यूचुअल फंड को सेटअप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट, और ये मनी कलेक्ट करता है फ्रॉम इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करता है इन सिक्योरिटीज में। ऑप्शन ए। हु मैनेजेस म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन करता है? इन्वेस्टर्स हु पूल इन द मनी, सेबी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हु मैनेजेस अ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन करता है? So who manages? So it is managed by asset management company. Asset management company इसको manage करती है। How is income or gain generated from mutual fund investment distributed amongst the investors? म्यूचुअल फंड को जो गेन्स होते हैं या इनकम होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है इन्वेस्टर्स में? Equally among all, proportionally among investors after deducting applicable expenses and levies, only to investors who invest directly, or fund house keeps all the income and gains. So fund ही उनको रख लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आंसर? बहुत आसान सा आंसर है, तो कोशिश करिए आंसर देने की क्वेश्चन नंबर 7 को। सो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा, प्रोपोर्शनेटली अमंग द इन्वेस्टर्स। तो जो भी इनकम होगी या गेन होगा, तो इनकम या गेन में से पहले डिडक्ट कर दिया जाएगा एक्सपेंसेस को, और फिर बाकी में से उसको प्रोरेटा बेसिस के ऊपर जिसका जितना इन्वेस्टमेंट है, जिसके पास जितने यूनिट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट द अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इन्वेस्टर्स। व्हाट इज नेट एसेट वैल्यू? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड, वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फंड, अमाउंट ऑफ फी चार्ज बाय म्यूचुअल फंड, या टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय द म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 8। तो आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? What shall be the answer for question number 8? तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बनेगा बी, सिंगल यूनिट की वैल्यू म्यूचुअल फंड के अंदर। तो जो म्यूचुअल फंड की ओवरऑल वैल्यू है आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वो बन जाती है नेट एसेट्स वैल्यू। तो ये पर यूनिट की फॉर्म में दिखाई जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। व्हाट इज द फी चार्ज बाय म्यूचुअल फंड फॉर मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट?
इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड क्या फी चार्ज करता है? स्मॉल फी विच इज रेगुलेटेड बाय सेबी, फी विच कैन बी डिसाइडेड बाय द फंड हाउस, नो फी इज चार्ज्ड, या फी दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स बैंक अकाउंट। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो अप्रोप्रिएट वन है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? Question number 9. So what is the answer? So here answer is A. ये स्मॉल फी है और फी को रेगुलेट करता है सेबी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड फंड एंड क्लोज्ड एंडेड फंड? तो यहाँ पे भी हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं। देखिए इसमें कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि वो बेस्ट ऑप्शन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। सो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा बी। क्लोज्ड एंडेड फंड्स वो हैं जिसमें फिक्स्ड मैच्योरिटी है, और ओपन एंडेड फंड्स वो हैं जो सब्सक्रिप्शन के लिए भी और रीपरचेज के लिए भी कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। तो क्लोज एंडेड दे आर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, वेयर एज ओपन एंडेड दे आर ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस। हाउ कैन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन ए क्लोज्ड एंडेड फंड? क्लोज्ड एंडेड फंड में इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ द स्कीम, एनी टाइम दे वांट, ओनली थ्रू ब्रोकर्स और ओनली थ्रू डायरेक्ट प्लान्स। क्वेश्चन नंबर 11। तो कौन सा ऑप्शन आपको आंसर लगता है द बेस्ट फिट्स? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज ए, ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड। तो जब क्लोज्ड एंडेड फंड स्कीम को लॉन्च किया जाता है तो कुछ पीरियड दिया जाता है, तो वो इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली किया जा सकता है, नॉट देयर आफ्टर। हाउ कैन इन्वेस्टर सेल देयर यूनिट्स इन ए क्लोज्ड एंडेड फंड? अगर वो क्लोज्ड एंडेड फंड है, बिकॉज उसका फाइनल रिपेमेंट तो मैच्योरिटी के ऊपर होना है, तो उस केस में इन्वेस्टर कैसे सेल कर सकते हैं अपने यूनिट्स को? सो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। दे कैन नॉट सेल until maturity is over. They can sell units back to mutual fund through periodic repurchase. They can sell units on stock exchange where the units are listed. They can sell units back to mutual fund or on stock exchange where the units are listed. तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सी लगती है? क्लोज्ड एंडेड फंड्स के अंदर हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, यानी इन्वेस्टर कैसे सेल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। So what is the answer for question number 12? क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारा आंसर बनता है डी। सो दे कैन सेल देयर यूनिट्स बैक टू द म्यूचुअल फंड, और अगर लिस्टिंग हुआ है उस यूनिट का ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी उनको बेच सकते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स कैन डिस्पोज ऑफ देयर होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13। वाई हैव म्यूचुअल फंड्स स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ डिसइंटरमीडिएशन? म्यूचुअल फंड्स ने डिसइंटरमीडिएशन के प्रोसेस को क्यों शुरू किया? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सॉरी फ्रेंड्स, सो रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड फिर आंसर प्रोवाइड करें।
Question number 13. So here our answer will be to compete with banks in mobilizing resources towards mutual funds. तो बैंकों के साथ compete करने के लिए, बिकॉज जो दोनों का मार्केट है सेवर्स का वो तकरीबन एक जैसा ही रहता है. What is function of financial markets in price determination? तो फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइस डिटर्मिनेशन को लेकर के उनका फंक्शन क्या है. तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, सभी को केयरफुली रीड करें. They determine the required rate of return demanded by investors. They allocate funds amongst entities that need or raise them. They set the prices for financial assets through market forces of demand and supply, or they provide an opportunity to sell financial instrument at their fair market value. तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है बेस्ट वन है? क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बेस्ट ऑप्शन है सी. सो प्राइस डिटर्मिनेशन में फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे फंक्शन करते हैं? दे सेट द प्राइसेस फॉर फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो फाइनेंशियल मार्केट में जो प्राइस डिटरमिन होता है वो उस एसेट का डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है इसके बेसिस के ऊपर फिक्स होता है. चलिए फ्रेंड्स, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है. तो जिनका भी लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कर देंगे. डू इट क्विकली सो दैट वी आर एबल टू सेव टाइम. सो कर दीजिए क्विकली लाइक डिसलाइक को. यस, डू इट क्विकली. जिन स्टूडेंट्स का रहता है क्विकली कर देंगे. सो आप सेशन को लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो. उसके लिए आपको बटन पुश करना होगा और बटन आपका चैट बॉक्स में नहीं है, इट इज आउटसाइड द चैट बॉक्स. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. व्हाट इज रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन फंड्स मोबिलाइजेशन? फंड्स मोबिलाइजेशन में मार्केट फाइनेंशियल मार्केट्स का रोल क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. दे डिटरमिन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिमांडेड बाय इन्वेस्टर्स. दे एलोकेट फंड्स अमंग एंटिटीज विच नीड और रेज देम. They set the price for financial assets through market forces of demand and supply. They provide opportunity to sell financial instruments at their fair value. तो role of financial markets in funds mobilization. Funds mobilization में उनका रोल क्या रहता है फाइनेंशियल मार्केट्स में? क्वेश्चन नंबर 15, आंसर क्या बनेगा? सो क्वेश्चन 15 में आंसर हमारा बनेगा बी. तो वो फंड्स एलोकेट करते हैं उन एंटिटीज को जिनको वो फंड्स चाहिए. सो दे एलोकेट the funds amongst entities which need or raise them. How do financial markets contribute to mobilization of investors' saving? तो फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वो इन्वेस्टर की सेविंग को मोबिलाइज करने में? बाय डिटर्मिनिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिमांडेड बाय इन्वेस्टर्स, बाय एलोकेटिंग फंड्स अमंग एंटिटीज दैट नीड और रेज देम, by setting prices of financial assets through market force of demand supply, by providing opportunities to sell financial instruments at their fair value. तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इन्वेस्टर्स की सेविंग को मोबिलाइज करने में? सो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए तो क्वेश्चन 16 में हमारा आंसर बनेगा
हाउ डू दे, तो मोबिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टर सेविंग, तो आंसर हमारा बी नहीं बनेगा, हमारा आंसर बनेगा इसके अंदर ए। तो यहाँ पे बी आंसर रॉन्ग आंसर है, तो यहाँ पे आंसर हमारा बनना चाहिए ए, बिकॉज वो हेल्प करते हैं कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर को चाहिए तो उसमें वो डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल मार्केट का रहता है। हालांकि वहां पे डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस ही काम करती हैं। क्वेश्चन 17, व्हाट इज फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन लिक्विडिटी, सो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में फाइनेंशियल मार्केट्स का फंक्शन क्या है? They determine required rate of return demanded by investors. They allocate funds amongst entities. They set prices based on market demand supply. They provide opportunity to sell financial instruments at fair market value. तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का उनका फंक्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा आंसर बनता है? क्वेश्चन 17 में आंसर बनता है डी। वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को उनकी फेयर वैल्यू के ऊपर सेल करने में, तो सेल के उपरांत लिक्विडिटी जनरेट होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज नो लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में लिक्विडिटी ना हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इन्वेस्टर्स कैन सेल सिक्योरिटीज रेडिली एंड कन्वर्ट देम इनटू कैश। Investors have to forcibly hold the financial securities or financial instruments. The entity undertaking the investment transfer the risk to the investors, or financial markets reduce cost of a transaction. Question number 18 कौन सा आंसर बनता है? What is the answer to question number 18? Question number 18, what is the answer? तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो आंसर बनता है वो है बी। इन्वेस्टर्स विल हैव टू फोर्सिबली होल्ड द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो अगर लिक्विडिटी नहीं है तो मीन्स परचेजर्स नहीं होंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करने वाले। एज ए रिजल्ट जो होल्डर्स हैं वो उसको बेच नहीं कर पाएंगे, तो उनको फोर्सिबली होल्ड करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट को। व्हाट इज फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन रिस्क शेयरिंग, रिस्क शेयरिंग में इन इंस्ट्रूमेंट्स का, इन मार्केट्स का क्या फंक्शन है? तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके सामने, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट लगता है। फाइनेंशियल मार्केट्स का फंक्शन इन रिस्क शेयरिंग, तो क्या फंक्शन उनका रहता है? उनका फंक्शन रहता है कि वो रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम द एंटिटी अंडरटेकिंग द इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर। तो अगर कोई एंटिटी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसके अंदर जो रिस्क है उस रिस्क को फाइनेंशियल मार्केट्स ट्रांसफर कर देते हैं उनको जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो रिस्क गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंटिटी अंडरटेकिंग द इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर्स। How do financial markets promote accessibility to suitable investment avenues? फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे प्रमोट करते हैं एक्सेसिबिलिटी को टू सूटेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। बाय डिटर्मिनिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिमांडेड बाय इन्वेस्टर्स, बाय एलोकेटिंग फंड्स among entities which need or raise them, by setting prices of financial assets through market force of demand supply, or by bringing together potential buyers and sellers. तो फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे प्रमोट करते हैं एक्सेसिबिलिटी
to suitable investment avenues. So how do they help? So they bring together जो बायर्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स के या जो सेलर्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, तो उनको वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आते हैं. What is function of financial markets in reducing transaction cost? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने में फाइनेंशियल मार्केट्स का क्या फंक्शन है? तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं. They determine required rate of return demanded by investors. They allocate funds amongst entities which need or raise them. They set prices for financial assets through market force of demand supply, or they provide information without requiring individual investors to spend money. तो चलिए ऑप्शन तो दिख रहा हमें, तो आंसर डी. तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स को टू स्पेंड मनी विदाउट रिक्वायरिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टू स्पेंड मनी. यानी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं इन्वेस्टर्स को बगैर कोई पैसा खर्च किए, तो उससे जो इन्वेस्टर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी. उनको इंफॉर्मेशन के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता. Why do investors require various type of information when buying or selling the securities? इन्वेस्टर्स को डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए जब वो बाय करते हैं या सेल करते हैं सिक्योरिटीज को? To determine a required rate of return demanded by investors, to allocate funds amongst entities that need or raise them, to set prices for financial assets through market force of demand and supply, or to make informed investment decisions. इन्वेस्टर्स को ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? ताकि इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन वो करेंगे वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए. सो मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो इन्वेस्टमेंट कर सके. व्हाट इज प्राइस डिस्कवरी? प्राइस डिस्कवरी का मीनिंग क्या होता है? ए मेथड टू डिटरमिन प्राइस ऑफ एसेट थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. Act of setting the market price of tradable asset. Process of determining intrinsic value of the asset. A mechanism for controlling the supply and demand of the asset. Question number 23. Price discovery क्या है? Question 23. सो क्वेश्चन 23 के लिए हमारा आंसर बनता है ए. ये एक मेथड है जिसमें प्राइस को डिटरमिन किया जाता है बायर और सेलर का जो इंटरेक्शन है उसके थ्रू, यानी डिमांड सप्लाई पोजीशन को सामने रखते हुए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर विच डिटरमिन्स लेवल ऑफ प्राइस डिस्कवरी? कौन सा वो फैक्टर नहीं है जो डिटरमिन करता है लेवल ऑफ प्राइस डिस्कवरी? सप्लाई डिमांड, एटीट्यूड टू रिस्क, वोलेटिलिटी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. फैक्टर कौन सा है वो जो डिटरमिन करता है लेवल ऑफ प्राइस डिस्कवरी को? हमने कौन सा नहीं है इनमें से उसको देखना है. क्वेश्चन 24. तो क्वेश्चन 24 के लिए हमारा आंसर बनता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो सप्लाई एंड डिमांड को देखा जाता है. जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एटीट्यूड क्या है रिस्क के मुताबिक, रिस्क के प्रति, या वोलेटिलिटी क्या है. तो ये फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्राइस डिस्कवरी के लिए यूजफुल नहीं है. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, लेकिन उससे पहले इसके साथ रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स. इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो वहां आप अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप उसे इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, या
हमारी ऐप अगर इंस्टॉल कर रखा है आपने, तो उसका जो मैसेज बॉक्स है, उस मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपना क्वेरी टाइप कर सकते हो। तो चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।